बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक सर्वे करवाया नादरीन, और ये सर्वे मैंने इसलिए करवाया ज़रा लोगों की राय भी ले लें। मुझे लगा मेरी राय ज़रा सख्त है। जो पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने जो एक फ़तवा सा जारी किया है कि जनाब जो VPN है वो गैर शरई है या हराम चीज़ है, और इसके बारे में वैसे मौलाना तारिक जमील साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी हराम नहीं है ये, और इस तरह तो फिर और बहुत सारी चीज़ें आप हराम कर देंगे, आप तो ये रास्ता खोल देंगे। वैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हराम और हलाल का फ़र्क बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है, और हमारी शरीयत इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमारे मौलवियों ने बना दी है। तो इस दफ़ा पाकिस्तानी बड़े क्लियर है। मैंने पाकिस्तानियों से सवाल पूछा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल आपकी राय में किसकी खिदमत कर रही है, और दो ऑप्शन दिए पाकिस्तानियों को। एक ऑप्शन था इस्लाम की खिदमत कर रही है, दूसरा ऑप्शन था इक़्तिदार की खिदमत कर रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी आज तक सर्वे करवाए उनमें कभी भी इतना खौफनाक रिज़ल्ट नहीं आया। यानी ऐसा हुआ कि यकतरफा रिज़ल्ट आए, ऐसा हुआ कि 90% और 10%, कभी 95%, लेकिन इस मरतबा तो हद हो गई है। 97% लोगों ने यह कहा कि ये इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे मौलवी, ये इक़्तिदार की खिदमत कर रहे हैं। अब मैं ज़रा इन मौलवियों से ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों ने हरकत की है, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल वाले मौलवी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको पाकिस्तान में कोई फस्ताहियत, कोई जुल्म, कोई जबर कुछ नज़र नहीं आया? आपको सिर्फ ये VPN नज़र आ गया, या किसी ने आपको लिखी लिखाई चीज़ दी और आपने आगे कर दी? तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, आप मेंबर पे बैठते हैं, आप जो बात करते हैं वो लोगों के दिल में जानी चाहिए। जब आपकी बात लोगों पे असर कैसे करेगी जब आप ऐसी हरकतें करेंगे या ऐसी चीज़ें करेंगे? यानी ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये मौलवी हमेशा से ऐसे ही करते हैं। और एक मैं आपको इसके अंदर एक स्टोरी पढ़ के सुनाता हूँ। ये इरशाद अहमद आरिफ साहब ने, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक छोटा सा एक वाक़या शेयर किया है कि अंग्रेज़ ने जब करेंसी नोट मुतारिफ करवाया तो 500 के करीब उलमा इकराम ने उसके खिलाफ फतवा मुरतब कर दिया कि ये करेंसी नोट जो है ये हराम है। ये फतवा मौलाना अब्दुल हक हक्कानी को दस्तखत के लिए पेश किया गया, तो हज़रत ने फरमाया कि करेंसी नोट चल जाएगा, मेरा फतवा नहीं चलेगा, मैं दस्तखत नहीं करूँगा। VPN के खिलाफ इस्लामी नज़रियाती कौंसल का फतवा सुनकर मुझे वो वाक़या याद आ गया। तो मामला ये है कि VPN तो चलेगा, पूरी दुनिया में चलेगा, आपका फतवा आपकी पहचान बन जाएगा। आप जब कहीं जाएंगे लोग कहेंगे जी आपने वो फतवा दिया था, आपने ज़्यादती की थी। और लोगों की जो राय है 97% लोग जो है वो मौलवियों के और उनके फतवे के खिलाफ हो गए। मौलवी कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं, ये इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, ये इक़्तिदार की खिदमत कर रहे हैं। तो करें जनाब आप इक़्तिदार की खिदमत। और आप ही से हमने इस्लाम सीखा, हमने किताबें पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, तो हमें तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि एक दिन हम सारे मर जाएंगे और मरने के बाद हमें अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। तो जो जो दो नंबरियाँ जिसने की हैं, और जिसने इतने सारे इल्म के बावजूद की हैं, जिसने दीन को ज़्यादा कुछ बंदा लाइलम हो, जाहिल हो, उसे पता ही ना हो, तो अलग बात है। आप उलमा इकराम है, अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको तो जवाब शायद ज़्यादा सख्त देना पड़ेगा। सिचुएशन नादरीन ये है कि बहाना ये बनाया गया कि फहाशी वाली जो वेबसाइट्स हैं वो इसमें लोग देखते हैं VPN लगा के, लिहाजा इसलिए VPN को बैन कर दिया जाए। एक्चुअली जो फहश वेबसाइट्स हैं ना वो नहीं लोग देखते। असल में डर इस बात का नहीं है, इस बात का डर होता तो VPN कई सालों पहले बंद हो जाते। जो निज़ाम की फहाशी और उसका नंगापन है ना, वो सामने आता है VPN के ज़रिए से आजकल, क्योंकि VPN ना लगाएं तो इन्होंने वेबसाइट्स बंद की हुई हैं, सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस बंद की हुई हैं। तो जो निज़ाम की फहाशी है, जो उरियानी है, वो नज़र आती है। कोई वेबसाइट की फहाशी इनका मामला नहीं है। अगर ये होता तो ये बहुत पहले ये वाला काम कर देते। बहरहाल ये पुराना रिकॉर्ड है मौलवियों का, वो हमेशा निज़ाम जो है ना उनका मौलवियों का आम दुनिया से 50 साल, 60 साल, 70 साल पीछे ही चल रहा होता है। दुनिया आगे जा रही होती है, ये बहुत पीछे चल रहे होते हैं। अब मुल्क में VPN की बंदिश से ना सिर्फ सोशल मीडिया का नुकसान हो रहा है, जो सारिफीन है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे बहुत सारी एप्लीकेशंस तक, बल्कि इससे एक और चीज़ भी हो रही है। इससे जो आपके फ्रीलांसर्स हैं, जो काम करते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। और सोशल मीडिया को बंद करके, इंटरनेट को स्लो करके, VPNs को बंद करके पाकिस्तान ने लगातार अरबों रुपए का नुकसान किया है, और ये नुकसान पाकिस्तान करता चला जा रहा है। हुकूमत को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। अब नौजवानों ने इसका हल तलाश करना शुरू कर दिया है। कुछ नौजवानों ने कुछ हल जो है वो पेश भी कर दिए हैं। यानी लगातार लोग इसका हल ढूंढ रहे हैं कि अगर VPN ब्लॉक हो गए हैं तो उनको वापस खोलना कैसे है। अरसलान बलोच साहब हैं, ये सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। इन्होंने लिखा जी कि जिनके VPN नहीं चल रहे वो VPN की सेटिंग्स में जाएं और वहाँ जाकर प्रोटोकॉल्स को तब्दील कर दें। हुकूमत VPN मुकम्मल बंद नहीं कर सकती, सिर्फ प्रोटोकॉल्स बैन करती है। इस वक्त UDP प्रोटोकॉल को मुकम्मल काम कर रहा है, जो UDP प्रोटोकॉल है वो मुकम्मल काम कर रहा है पाकिस्तान में, या आप इसे तब्दील भी कर सकते हैं। जो बेहतर काम कर रहा हो उसे आप सेलेक्ट कर लें, तो आप प्रोटोकॉल जाके तब्दील करें। यहाँ से आप जाएँ, उसके अंदर VPN की सेटिंग में जाएँ जो आपके पास है, उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको तब्दील कर दें। वहाँ जो UPD प्रोटोकॉल है उन्होंने वो रिकमेंड किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कोई और अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर दें। हुकूमत भी यही इस्तेमाल कर रही है।
अगर हुकूमत ये चारों प्रोटोकॉल्स बंद कर दे तो वो खुद भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये साथ उन्होंने जो है ना प्रोटोकॉल्स की जो है वो एक तस्वीर भी, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है। ये थैंक्स टू अरसलान बलोच, ये मैंने उनसे लेकर ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। और भी बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए, अब सबके पढ़ूंगा तो पूरा वीलॉग इसी पे हो जाएगा। बहरहाल नौजवानों ने इसका हल तलाश कर दिया, जितने मर्जी अरबों रुपये लगा लेते हैं, उसके बाद नौजवान उसका हल ढूंढ लेते हैं। अब मुल्क जो है वो पूरा बंद होने जा रहा है। कैसे? इमरान खान जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं ना, इमरान खान साहब को मुल्क बंद नहीं करना पड़ता। इमरान खान जिस शहर में कॉल देते हैं वो सुबह खुद ही बंद हो जाता है। इस्लामाबाद में कॉल देते हैं तो आसपास के सारे इलाके, शहर जितने वहाँ पे इजला हैं वो सारे खुद ही बंद हो जाते हैं। इमरान खान साहब की कॉल देने की देर है, हुकूमत ने सारे शहर खुद ही बंद कर देने, और ये आप होता हुआ देखेंगे। और एक बंदिश होगी जो लगातार चलेगी चंद दिनों तक। एतवार की इमरान खान साहब की कॉल है, तो ऐसा लगता है कि 24 तारीख के बाद काफ़ी दिनों तक हुकूमत जो है वो उनको शायद बंद रखना पड़ेगा, पाकिस्तान पूरे को। वैसे भी पाकिस्तान बंद हो रहा है, लॉकडाउन के नाम के ऊपर बंद हो रहा है। VPN तो बंद ही कर दिया गया है, बहुत सारी और चीज़ें पाकिस्तान में बंद है। बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, कहीं 3 दिन की छुट्टियां दी गई हैं, कहीं कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते से हम लोग बंद करेंगे। कहीं सड़कें बंद कर रहे हैं, कहीं खुदाइयाँ कर रहे हैं, कहीं कंटेनर जमा कर रहे हैं। और कंटेनर वालों ने वैसे 2-2 चाबियाँ ज़्यादा भी बना ली हैं कि ये जब हमारा दाव लगेगा हम कंटेनर उठा के अपना निकल जाएंगे। हर कंटेनर के साथ तो पुलिस वाला खड़ा नहीं हो सकता। अब एक और चीज़ है जी कि उलमा का जो ये फतवा आया है, या ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जो एक प्रेस रिलीज है, इसको बाकायदा पाकिस्तान टेलीविजन ने, आपको पता है कहाँ पे अवाम को खबर देने के लिए पोस्ट किया? एक्स के ऊपर। कैसे पोस्ट किया होगा सोचें जरा आप। VPN के जरिए किया होगा ना। ये अभी कल वज़ीर आज़म ने जो पोस्ट की थी वो कैसे की थी? VPN के जरिए की थी। पाकिस्तान के सारे वज़रा, पाकिस्तान के सारे इदारे सब VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, और VPN का इस्तेमाल पाकिस्तान के सरकारी मुल्ला कह रहे हैं कि ये गैर शरई है। कितनी बड़ी ज़्यादती है। यानी सबसे पहले तो इनके ऊपर गैर शरई हरकत करने पर इनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में और अदालतों में जाना चाहिए, और अदालतों में जाके इनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए 63A की, के जनाब ये तो गैर शरई हरकतें कर रहे हैं, ये तो अब सादिक और अमीन ही नहीं रहे, लिहाजा इनको इनके ओहदों से फारिग कर दिया जाए। नाज़रीन, एक और गवाही आई है, और इस दफ़ा गवाही दी है सुहेल वड़ाइच साहब ने। इमरान खान साहब के सख्त नाक़िद हैं, इमरान खान साहब के सख्त खिलाफ है, नवाज शरीफ के और जरदारी साहब के बहुत बड़े हामी हैं। ज़्यादातर सुहेल वड़ाइच साहब का जो टिल्ट होता है, नून लीग पे भी वो तनकीद कर लेते हैं, लेकिन उनका टिल्ट हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ रहता है। जरदारी साहब ने अपनी फैमिली के जो बड़े क्लोज सर्कल हैं वहाँ पर भी जब कभी कोई इवेंट किया तो हामिद मीर साहब को और सुहेल वड़ाइच साहब को ज़रूर उन्होंने दावत दी, किसी और को बुलाया या नहीं बुलाया, क्योंकि वहाँ ताल्लुकात इन दोनों लोगों के तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसमें सुहेल वड़ाइच साहब के क्योंकि बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं इस वक्त, और वो एस्टैब्लिशमेंट की बहुत तारीफ़ें भी करते हैं, तो वड़ाइच साहब ने भी ये तस्दीक कर दिया है कि इमरान खान साहब को वाकई एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से डील ऑफर की गई। और जो डील ऑफर की गई इलेक्शन के बाद वाली जो डील थी उसमें वो तफसीलात भी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन दिनों में जो डील ऑफर की गई उसमें ये था कि इमरान खान साहब को कहा गया कि जनाब आपको हम रिहा कर देते हैं, आप बनीगाला चले जाएँ, और धांधली के ऊपर एक कमीशन बना दिया जाता है, ट्रक की बत्ती, आप उसके पीछे लगे रहें, लेकिन हुकूमत को जरा चलने दें अभी। तो इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मेरा मैंडेट वापस करो। अब जो मैंडेट वापस करने वाला मामला ना, यही तो एक फंसा हुआ है। इमरान खान साहब के किसी और मामले पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मैंडेट वापस करने वाले मामले का। ये बड़ी 2 नंबरी करके फ्रॉड करके ये मैंडेट लिया गया है, और जिस तरह ये मैंडेट चोरी किया गया है इस पर आर्टिकल 6 के मुकदमे बनते हैं उन तमाम जिम्मेदारों के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल हैं ये गंद डालने के लिए, जिन्होंने ये पाकिस्तान में गंद फैलाया है ना, फॉर्म 47 के जाली फॉर्म दे देकर जो हुकूमत उन्होंने तैयार की है, और उस हुकूमत ने जो पाकिस्तान के साथ किया है कि पाकिस्तान के निज़ाम की चूल्हे हिला के रख दी है, आम आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, तो इसके पीछे बड़े बड़े मुकदमे बनते हैं, इनके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब वो ये कहते हैं जी निज़ाम को ना छेड़े इमरान खान साहब, मैंडेट की बात ना करें, बाकी कोई बात करनी है तो कर लें। लेकिन इमरान खान साहब जनाब निकल रहे हैं, अपने लोगों को उन्होंने कह दिया जी निकलो, निकल कर एहतजाज करो। नौजवान बहुत बड़ी तादाद में तमाम शहरों में प्रोग्राम कर रहे हैं, बगैर अनाउंस किए प्रोग्राम कर रहे हैं। यानी सियालकोट में प्रोग्राम हुए, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम हुए, और बड़ी तेज़ी से वर्करों के अंदर कंपेन चल रही है। रावलपिंडी में डोर टू डोर कंपेन चल रही है, बाजारों में लोग घूम रहे हैं, हर जगह पे जाके लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफरेंट तरीके से इस दफ़ा अपनी कंपेन बना रही है। तहरीक इंसाफ वो मीडिया नहीं खेल रही, वरना ये मीडिया तो ये भी कहता था कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10-20 सीटें मिलेंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतने वोट लिए कि उनके आधी से ज़्यादा सीटें छीनने के बावजूद आज भी वो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है। तो इस मीडिया पे तहरीक इंसाफ किसी तरह भी भरोसा नहीं कर सकता, ना इनके ऊपर इन्हिसार कर सकता है। लिहाजा तहरीक इंसाफ ने अपने जो सेकंड टियर है वर्कर्स की उनको इस्तेमाल किया, और जो लोग पब्लिक में पॉपुलर फेसेस हैं उनको इस्तेमाल किया, अपने ओहदेदारों को इस्तेमाल किया, और आम नौजवान निकल के पंफलेट लेकर जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है 24 तारीख को इमरान खान की कॉल पे बाहर निकलना। छोटे छोटे गली मोहल्लों के अंदर जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। तो इस दफ़ा पंजाब में स्ट्रेटजी डिफरेंट है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो स्ट्रेटजी डिफरेंट है। इस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है मौजूदा हुकूमत के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने घर में सो भी रहे होते हैं ना, तो मियाँ साहब को नींद कोई नहीं आती। इन्होंने मियाँ साहब को ज़हनी मरीज़ बना दिया।
बल्कि सारे ख़ानदान को ज़ेरी मरीज़ बना दिया। मियाँ साहब का मैंने चेहरा देखा, अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं डर गया था वो तस्वीर देख के। सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट की हुई थी, यानी उनकी आंखों में जैसा खौफ था, चेहरे के जो तासुरात थे मियाँ साहब के, जैसे उन्होंने वो नीचे वाला मास्क लगाते हैं और जो उनकी सूरत हाल थी, मैं सीरियसली डर गया था देख के। और मैंने तौबा की, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया इस आदमी के साथ। यानी जो इंसानों को दुख देगा, इंसानों को तकालीफ देगा, जुल्म करेगा, बर्बरियत करेगा, जबर करेगा, फस्तायत करेगा, उसको फिर इस दुनिया में भी देखना पड़ता है। मियाँ साहब ने बहुत जुल्म किया है लोगों के ऊपर, और जो हाल ही में गुज़िश्ता 2-2.5 साल में मियाँ साहब ने और उनके खानदान ने मिलकर जुल्म किया, वो अब उनके चेहरे पर नजर आना शुरू हो गया है। बात करते हैं तो बात पूरी नहीं कर पाते, शेर पढ़ते हैं तो लोगों को याद कराना पड़ता है कि जनाब यहाँ से ये जुमला 2-2, 3-3 दफ़ा उनको याद करवाना पड़ता है। बहुत अजीब सूरत हाल है मियाँ साहब की, और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो नौजवान अपने घर में भी सो रहे हो ना, तो मियाँ साहब रास्ते तब्दील करते रहते हैं। और एक चीज़ मैंने बड़ी अजीब देखी, जो सहाफ़ी है ना बरतानिया में, जो मियाँ साहब के घर के बाहर खड़े होते हैं, बड़ी कामयाबी से PMLN ने, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी तरफ कर लिया। क्योंकि मैं ये बात ऐसी हवा में नहीं कर रहा, मैं उन वीडियोज़ को देखने के बाद कर रहा हूँ जिससे ये साबित हो रहा है कि सहाफ़ी किसकी तरफ है। यानी जैसे ही नून लीग के लोग और PTI के लोग आमने सामने आते हैं ना, तो सहाफ़ी का काम होता है कि वो या उधर खड़ा हो या इधर खड़ा हो, यानी ऐसे खड़ा हो कि उसको ये भी नजर आए, ये भी नजर आए, तो वो यहाँ से भी शूट करे, यहाँ से भी शूट करे, दोनों तरफ से करे ना। लेकिन मैंने नोट किया कि सहाफ़ी नून लीग की कतार के अंदर खड़े होते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कतार है उसकी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, और अपने कैमरे तहरीक इंसाफ वालों के मुंह की तरफ रखते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई आदमी ऊंचा बोले, कोई ऐसी बात हो जो लूज टॉक हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो फौरी तौर पर हम उसको रिकॉर्ड कर लें, और रिकॉर्ड करके सिर्फ उतना हिस्सा ही वो चलाते हैं या दिखाते हैं। यानी ये दो साफबंदी हुई है ना। अब सहाफ़ियों का काम है कि साफबंदी के बीच में आ जाए या साइड पे आ जाए, इधर भी दिखाएं, इधर भी दिखाएं, या तय कर देंगे चंद लोग इधर दिखाएंगे, चंद लोग इधर दिखाएंगे। नहीं, ये नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि सहाफ़ी PMLN की सफ़ों में खड़े होते हैं और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अपने कैमरे रखते हैं। ये मैं बरतानिया में प्रैक्टिस गुज़िश्ता चंद दिनों से देख रहा हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न मुझे समझ आती है कि जो सहाफ़ी मियाँ साहब की ज़्यादा खिदमत करते थे, यानी मियाँ साहब उन्होंने तो अपना एक रिकॉर्ड है ना बूट पॉलिश का, रफ्तार ही बहुत तेज़ है, कमाल किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन मियाँ साहब को बूट पॉलिश करवाने का भी बड़ा शौक। अब जो सहाफ़ी वहाँ पे अच्छे जूते साफ करते थे ना, वहाँ पे एवन फील्ड के बाहर, उनको फिर ओहदे मिलना शुरू हो गए, उनको फ़ायदे मिलना शुरू हो गए। वो जब उनको मफादात उनके होते हुए देखे बाकी सहाफ़ियों ने, तो शायद उनकी भी अब राय बदलना शुरू हो गई है, और वो भी अपनी उसी कम्युनिटी के साथ जाकर खड़े हो गए कि उत्थे तो लबना कुछ नहीं। उधर तो वो बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करते हैं आज़ादी इज़हार राय की, वो तो बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, वो तो अपनी बातें कर रहे हैं, हम चलते हैं इधर जहाँ हमारा भी कोई दाल दलिया हो जाएगा। तो मुझे बज़ाहिर इसके अलावा और कोई रीज़न नज़र नहीं आया, क्योंकि मियाँ साहब ने चंद सहाफ़ियों को नवाजा है। अब जिस तरह से मियाँ साहब लोगों को नवाजते हैं, उसके बाद और सरकारी वसाइल के ऊपर नवाजते हैं, जेब से तो किसी को ये आना ना दें, तो ये जो इन्होंने नवाजा ना मियाँ साहब ने ये हरकत की है, उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा सहाफ़ी, और मैं इसके ऊपर नज़र रखूँगा, अगर बरतानिया में मौजूद सहाफ़ी मुझे सुन रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो न्यूट्रल जर्नलिज्म वहाँ पर करके दिखाएं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर अटैक ना करें, सिर्फ उनके मुंह के ऊपर कैमरे फिट ना करें, बल्कि वो दूसरी तरफ की गालियाँ, बदतमीज़ी और बेहूदगी और धक्कम पेल वो भी दिखाएं। हालांकि अगर मैं हल्फन पूछूं इन मीडिया वालों से, तो PTI वाले कहते क्या हैं? चोर कहते हैं, मरियम के पापा चोर कहते हैं, लूट मार करने वाले कहते हैं, मैंडेट चोर कहते हैं, करप्ट कहते हैं, बेईमान कहते हैं, और दूसरी तरफ से जो है गंदी माँ बहन की गालियाँ नून लीग वाले देते हैं। यानी ये फ़र्क है दोनों में। सादा फ़र्क ये है कि वो बात करते हैं लॉजिकल, वो बात वो करते हैं जो उनकी शिकायत है, ये गंदी माँ बहन की गालियाँ देते हैं। लेकिन आपने देखा कभी किसी आपके मीडिया वाले ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया होगा, ये देखें नून लीग के कारकुन गंदी गालियाँ दे रहे हैं? वो जो पहले चंद जर्नलिस्ट वहाँ पे होते थे जो न्यूट्रल जर्नलिज्म करते थे, वो बेचारे अब दिखाई नहीं देते, पता नहीं उनके इदारों से उनको निकलवा दिया गया है या उनको वहाँ आना बंद कर दिया गया है। आई कांट से एनीथिंग, मैं इसको डिग आउट करूँगा और जो चीज़ें मजीद आएंगी वो आपके सामने शेयर करूँगा। एक और हैरानकुन बात जो हुई वो ये हुई कि नैब के एतराफ़ जुर्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल ना आना बहुत हैरानकुन है। तोशाखाना केस में नैब ने एतराफ़ जुर्म किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर कोई रद्द-ए-अमल तगड़ा नहीं दिया। मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन है। 1 साल तक मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जेल के अंदर रहा और नैब मान रहा है कि गलत मालूमात और गलत तफ्तीश की वजह से वो जेल में रहा और अपनी गलती मान रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खामोशी मेरी समझ से बाहर है। नवाज शरीफ साहब ने जनाब एक स्टेटमेंट और दिया, और नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा पहले आप वो सुन लें, फिर आपको मैं बताता हूं कि एक्चुअली मियाँ साहब ये क्यों कह रहे हैं। मियाँ साहब ने कहा जी इमरान खान ने बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ साहब आप वज़ीर आज़म थे जब आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, तब जनरल बाजवा को आपने आर्मी चीफ खुद बनाया हुआ था, जनरल फैज़ उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। ये तो बात है इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद जनरल फैज़ जो है वो DG ISI लगा था। अब जनरल बाजवा के ऊपर आप इल्ज़ाम आज लगा रहे हैं मियाँ साहब, इसी जनरल बाजवा के लिए ये बाकायदा मेरे पास सबूत मौजूद है, आप निकाल कर देख लें कि किसने ये ट्रेंड चलवाया था कि वी स्टैंड विद जनरल बाजवा। नून लीग के पेड अकाउंट, इनके अपने लोग, इनके अपने लीडर्स वी स्टैंड विद जनरल बाजवा का ये ट्रेंड चलाते रहे।
नवाज शरीफ साहब, अगर जनरल बाजवा ने आपके खिलाफ सब कुछ किया था तो आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी थी? जनरल बाजवा से डील करके पाकिस्तान से बाहर क्यों भागे थे अपने प्लेटर्स गिरा के? फिर जनरल बाजवा से डील करके आपने इमरान खान की हुकूमत भी गिराई। जनरल बाजवा से बड़ा तो आपका मोहसिन कोई नहीं है। अब मैं नुक्ता यह बयान करना चाहता हूं कि नून लीग और मियां साहब खास तौर पे मोहसिन खुश हैं। आज वाले जो आर्मी चीफ है ना, वो भी ये बात ज़हन में रखें कि जनरल बाजवा से ज्यादा एहसानात इनके ऊपर किसी ने नहीं किए। आज ये जनरल बाजवा को गालियां दे रहे हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा रिस्पॉन्सिबल था जो इनके साथ हुआ। कल ये जनाबे अली आपको भी कहेंगे और ये आज वाले आर्मी चीफ को कल कह रहे होंगे हमें तो उस आर्मी चीफ ने फंसवा दिया था, हम तो कह रहे थे कि बगैर मैंडेट के हमने हुकूमत लेनी नहीं, आर्मी चीफ ने हमें जबरदस्ती फंसवा दिया मुल्क की बका का नाम लेकर। तो ये कल को सारा मलबा भी इधर ही गिरना है। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।